ओके, सो डेफिनेशन यहां पर है। बिल्स पेएबल की क्या डेफिनेशन है, देखें एक बार। बिल्स पेएबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स पेएबल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। सर क्या मतलब होता है बिल्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज हम कहते हैं बीआर और बीपी को। ओके, जो बीआर और जो बीपी होते हैं, इन्हीं को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। जो बीआर और बीपी होते हैं, इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि हम इनको एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक्सचेंज कर सकते हैं। और बिल क्यों बोला? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। ये वैसा बिल नहीं है जो हम किसी शॉप से गुड्स परचेज करते हैं और इमीडिएटली जो हमें रिसीव होता है ना, वो एक रिसीट वगैरह बोल दो, बिल बोल दो। जैसे मान लो हमने कोई जींस वगैरह, कोई भी क्लॉथ्स वगैरह खरीदे और दुकानदार जो हमें बिल देता है, उसको हम हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में, है ना, बिल नहीं बोलते, उसको हम कैश मेमोरेंडम बोलते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस वगैरह, है ना। लेकिन बोलचाल की जनरल लैंग्वेज में अपन उसको कॉमन लैंग्वेज में बिल बोल देते हैं। लेकिन ये वो बिल नहीं है। बिल का यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है बीआर और बीपी से। ठीक है, अकाउंट्स में जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे तो हमें किसको कंसिडर करना है उस टाइम? बीआर और बीपी को, कि हम बीआर और बीपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। तो बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल, जैसे बीआर और बीपी, बिल्स पेबल को हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सिंपली इसने यही बोला कि बिल्स पेबल क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, जिसका अमाउंट, विच ऑफ अमाउंट इज पेबल, हमें पे करना है। कब पे करना है? ऑन द स्पेसिफाइड डेट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है विच ऑफ अमाउंट इज पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जिसका पेमेंट हमें किसी स्पेसिफाइड डेट को करना है। क्लियर है? सो बिल्स पेबल इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच ऑफ अमाउंट इज पेएबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट का मतलब जो इसमें स्पेसिफाई हो रखी है, जो उसमें लिखी हुई डेट है, उसको हमें पेमेंट करना है। क्लियर है? तो ये बिल्स पेबल की हमारी डेफिनेशन होगी। और बिल्स पेबल हम किसको देते हैं? जो हमसे रुपए मांगता है उसको देते हैं, क्रेडिटर को देते हैं। जो हमसे रुपए लेगा फ्यूचर में, जो हमसे रुपए मांगता है, वो हमारे लिए क्रेडिटर है। और उस क्रेडिटर को हम रिटर्न में लिख के भी दे सकते हैं अगर वो डिमांड करे तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? वो बिल्स पेएबल है, जिसका हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। क्लियर है? बोलो, यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है? okay. अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। करंट लायबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। करंट लायबिलिटी के अंदर हमने क्रेडिटर्स को डिस्कस कर लिया, बिल्स पेएबल ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिसाइड, अच्छा बिल्स पेएबल भी दो चीजें हैं, मेरी बात सुनो। बिल्स पेएबल भी दो तरह के होते हैं। एक तो ट्रेड बिल्स पेएबल, ध्यान रखना, कौन से वाले? ट्रेड बिल्स पेएबल। और दूसरा है नॉन ट्रेड बिल्स पेएबल, है ना। अब यू मस्ट हैव रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जो क्रेडिटर थे उसमें दो तरह के क्रेडिटर थे, ट्रेड क्रेडिटर और नॉन ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर कौन थे? जो गुड्स उधार खरीदने के कारण बने। तो अगर हमने गुड्स उधार खरीदा है और उसके बदले में कोई बीपी हमने लिख के दिया किसी को, तो वो हमारे लिए ट्रेड बिल्स पेएबल हुआ। अगर हमने फिक्स्ड असेट उधार खरीदी, क्या उधार खरीदी? फिक्स्ड असेट उधार खरीदी, कोई भी फिक्स्ड असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर हमने फिक्स्ड असेट उधार खरीदी है और उसके बदले में कोई बीपी बना के दिया है, सामने वाले को लिख के दिया, रिटर्न में प्रॉमिस किया है कि हाँ हम पेमेंट कर देंगे, ऐसे बीपी को क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेड बिल्स पेएबल बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो जैसे क्रेडिटर्स दो तरह के होते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, नॉन ट्रेड क्रेडिटर, इन द सिमिलर वे बिल्स पेएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड पेएबल्स, नॉन ट्रेड बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या है? ट्रेड बिल्स पेएबल है, वन सेकेंड। तो ट्रेड बिल्स पेएबल किस कारण से बनते हैं? ट्रेड बिल्स पेएबल्स बनते हैं गुड्स और सर्विसेज उधार खरीदने के कारण, गुड्स और सर्विसेज उधार खरीदने के कारण। ठीक है, तो आप दो चीजें उधार खरीदते हो जनरली, या तो गुड्स आपने उधार खरीदा है और या आपने फिक्स्ड असेट उधार खरीदा है। अगर आपने गुड्स उधार खरीदा है तो उसके कारण जो क्रेडिटर बनेगा वो बनेगा आपका ट्रेड क्रेडिटर। ठीक है, या ट्रेड बिल्स पेएबल, अगर आपने बीपी दिया उसको तो।
अगर आपने फिक्स्ड असेट उधार खरीदा है तो वो बनेगा आपका पहले नॉन ट्रेड क्रेडिटर, और फिर आपने अगर उसको कोई रिटर्न में कोई प्रॉमिस दिया है, रिटर्न में लिख के कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा आपको, तो वो आपके लिए हुआ नॉन ट्रेड बिल्स पेएबल। क्लियर है अच्छे से? ओके। तो जैसे क्रेडिटर दो तरह के, ट्रेड और नॉन ट्रेड, वैसे बिल्स पेएबल भी दो तरह के, ट्रेड बिल्स पेएबल गुड्स उधार खरीदने के कारण, और नॉन ट्रेड बिल्स पेएबल फिक्स्ड असेट उधार खरीदने के कारण। ठीक है, अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट बताता हूं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट्स पेएबल। क्या होता है नेक्स्ट टर्म? अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल्स आप कह सकते हो इसको, या तो आप अकाउंट्स पेएबल बोल दो, और या फिर आप क्या बोल दोगे? ट्रेड पेएबल्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं अकाउंट्स पेएबल। क्या वर्ड ले रहा हूं मैं? अकाउंट्स पेएबल। ओके, अकाउंट्स पेएबल क्या चीज है ना? और हम इसको ये भी कह सकते हैं ट्रेड पेएबल्स। क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रेड पेएबल्स। ओके, पेएबल का मतलब क्या हो गया? जो पैसा हमें फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, किस चीज का पैसा पे करना है हमें? या तो क्रेडिटर को पे करना है, क्योंकि कोई हमारा क्रेडिटर है, हमने गुड्स उधार खरीदा, और या फिर हमें फ्यूचर में बिल्स पेएबल का पेमेंट करना है। तो या तो क्रेडिटर के लिए पेमेंट करना है, और या फिर बिल्स पेएबल के कारण हमें पेमेंट करना है। ओके, तो क्रेडिटर प्लस बीपी, इन दोनों को कंबाइंडली अपन क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स प्लस बीपी, दोनों को कंबाइंडली हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स। ओके, क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल्स। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अकाउंट्स पेएबल कह दो चाहे ट्रेड पेएबल्स कह दो, तो अब क्वेश्चन ये बनता है, आपकी बुक में ये गिवन है 11th के अंदर, ट्रेड पेएबल्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड पेएबल्स? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, आई रिपीट, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल कंबाइंडली, दोनों को मिला के कंबाइंडली नॉन एज ट्रेड पेएबल्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड पेएबल्स? ट्रेड क्रेडिटर्स, अब यहां ट्रेड पेएबल लिखा हुआ ना, तो यहां पे ट्रेड पेएबल का मतलब हो गया गुड्स के कारण, और गुड्स के कारण जो क्रेडिटर होते हैं वो कौन से होते हैं? ट्रेड क्रेडिटर। और गुड्स के कारण जो बीपी बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बीपी। तो आप ट्रेड पेएबल्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ट्रेड क्रेडिटर्स, कौन से क्रेडिटर? ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी गुड्स के कारण जो क्रेडिटर है, एंड ट्रेड बिल्स पेएबल्स, है ना? या शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो बेटर तो ये है कि ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड बिल्स पेएबल कंबाइंडली, दोनों को मिला के हम एक साथ वन वर्ड में क्या बोल देते हैं? ट्रेड पेएबल्स बोल देते हैं। तो अब समझ में आ गई होगी बात अच्छे से कि ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड पेएबल्स? तो सिंपल डेफिनेशन है कि ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल combinedly known as trade payables, combinedly known as, yes, trade payables। आ रहा मेरी बात समझ में? ठीक है, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? ट्रेड पेएबल्स बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रेड पेएबल्स क्या चीज है? फटाफट से बोलो, क्या चीज है ट्रेड पेएबल्स? जल्दी बोलो। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों को कंबाइंडली ट्रेड पेएबल्स बोल देते हैं। जैसे मॉम, मम्मी एंड पापा, डैड। मॉम एंड डैड को क्या बोलते हो आप? पेरेंट्स। मम्मी पापा नहीं, एक बार एक स्टूडेंट ने बोल दिया फटाफट से, मैंने कहा मम्मी और पापा को आप एक साथ क्या बोलते हो? मम्मी पापा नहीं, वैसे नहीं, है ना? मम्मी पापा को अपन क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। तो वैसे ही दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? पेरेंट्स। इन द सिमिलर वे क्रेडिटर और बीपी को अगर हम दोनों को कंबाइंड बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? फटाफट से बोलो, क्या बोलेंगे? ट्रेड पेएबल्स। तो क्या मतलब हुआ ट्रेड पेएबल्स का? क्रेडिटर एंड बीपी कंबाइंडली नॉन एज ट्रेड पेएबल्स। क्लियर? एनी डाउट? बोलो। नहीं? ओके, अब आप इधर देखो, अगर मैं कहता हूं ट्रेड पेएबल्स, इसका मीनिंग क्या हो? ट्रेड पेएबल्स इक्वल्स टू क्रेडिटर्स एंड बीपी। क्लियर है? दोनों को मिला के कंबाइंडली एक साथ हम क्या बोल देते हैं? वन वर्ड में ट्रेड पेएबल्स। अब मैं आपको कहता हूं
कि मेरे जो ट्रेड पेबल्स हैं, माय ट्रेड पेबल्स ₹10 लाख। अगर मेरे बिजनेस के ट्रेड पेबल्स ₹10 लाख है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि सर इसमें कुछ अमाउंट तो 2-4 लाख रुपए, कुछ भी अमाउंट, कुछ अमाउंट तो क्रेडिटर के रिगार्डिंग हो सकता है, और कुछ अमाउंट जो बचा हुआ है वो बिल्स पेबल के रिगार्डिंग हो सकता है। तो अगर मैं ट्रेड पेबल्स बोलता हूं कि मेरे ट्रेड पेबल्स 10 लाख रुपए हैं, तो इसका मतलब है मुझे फ्यूचर में 10 लाख रुपए पे करने हैं। कुछ तो क्रेडिटर्स को पे करना है और कुछ बिल्स पेबल को पे करना है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई तो करा नहीं कि कितना क्रेडिटर को पे करना, कितना बिल्स पेबल को पे करना, का अमाउंट पे करना, लेकिन ट्रेड पेबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर और बीपी दोनों। तो कुछ अमाउंट हो सकता है क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग पे करना है, कुछ अमाउंट हो सकता है बिल्स पेबल के रिगार्डिंग पे करना है। क्लियर? ओके, सो करंट लायबिलिटीज के अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जस्ट रिसेंटली हमने क्रेडिटर को एक्सप्लेन किया, उसके टाइप्स देखे, ट्रेड, नॉन ट्रेड। फिर हमने बिल्स पेएबल को एक्सप्लेन किया कि क्रेडिटर को अगर हम रिटर्न में लिख के दे देते हैं कि पेमेंट कर देंगे, तो वो बिल्स पेएबल होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। अब हम देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? सिंपली स्पीकिंग, ये क्या है? बकाया खर्चा है। यानी ऐसा कोई खर्चा जिसका आपने पेमेंट नहीं किया और वो अभी बाकी चल रहा है, तो ऐसे खर्चे को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल देते हैं। जैसे बिजली का बिल आ गया, एक सेकंड,
तो एक बार यहां देखें, करंट लायबिलिटी में नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, क्या चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऐसा कोई भी खर्चा जिसकी डेट आ गई है पेमेंट करने की, लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया, हम फ्यूचर में उसको पेमेंट करेंगे क्योंकि अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे बकाया खर्चे को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो क्या मीनिंग हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस विच हैज ड्यू, जिसकी डेट आ गई है पेमेंट करने की, बट स्टिल नॉट येट पेड, लेकिन फिर भी हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? सिंपली स्पीकिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है बकाया खर्चा। ऐसा खर्चा जो बाकी चल रहा है, जिसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसकी डेट निकल चुकी है पेमेंट करने की, है ना। जो खर्चा ओवर ड्यू है, जिसका हम अभी तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस विच हैज ड्यू, जिसकी ड्यू डेट आ गई है, पेमेंट करने की डेट आ गई है, बट नॉट येट पेड, लेकिन जिसका हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, है ना, और उसकी पेमेंट की डेट है मान लो ये 1 तारीख, वो 1 तारीख निकल गई, लेकिन मैंने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, यानी बकाया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। मेरे यहाँ ये काम करते हैं श्याम भाई, इनकी सैलरी बनती है 15,000 रुपए महीने की, और मैंने अभी तक इनको सैलरी का पेमेंट नहीं किया, जबकि डेट निकल गई। सैलरी मुझे 1 तारीख को देनी थी इनको, और आज 15 तारीख हो गई। मैंने इनको 1 तारीख को कहा कि अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है लॉकडाउन में, मैं आपको अगले महीने दूंगा या उससे अगले महीने दूंगा जब पैसे आएंगे तब, है ना, चिंता मत करो, खाऊंगा नहीं लेकिन थोड़ा लेट दूंगा। तो ये सैलरी क्या हो गई? इनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, है ना, मेरे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, है ना, खर्चा। ठीक है, मैंने ये प्रोमाइसेस रेंट पे ले रखा है, इसका रेंट है 20,000 रुपीज पर मंथ, और हर 1 तारीख को ये मुझे चुकाना है। 1 तारीख आ गई, रेंट पेमेंट नहीं हुआ, मैंने रेंट का पेमेंट नहीं किया क्योंकि पैसे की व्यवस्था नहीं है। मैंने मकान मालिक को बोल दिया मैं 2-3 महीने बाद चुकाऊंगा सारा किराया एक साथ। तो ये जो भी किराया बाकी चल रहा है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ऐसे मैंने ब्याज पे पैसा अगर उधार ले रखा है बिजनेस पर्पज से, जिसपे मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ हर महीने, मान लो 5,000 रुपए का, इस बार पैसे की व्यवस्था नहीं है, उसकी इंटरेस्ट की डेट निकल गई, मैं फोन करता हूँ सामने वाले को कि मेरे पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं आपको इंटरेस्ट बाद में पे करूंगा इस महीने का। तो जो भी खर्चा बाकी चल रहा है वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? ये भी एक्सपेंस ही है सर, खर्चे ही हैं जिनकी डेट निकल चुकी है लेकिन हमने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया। ये बकाया खर्चे हैं, वो खर्चे जो बाकी चल रहे हैं, जिनका फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे, और जल्दी ही पेमेंट करेंगे विद इन 12 मंथ्स, इसलिए करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल। क्लियर है? इन खर्चों को हम लंबे टाइम तक बाकी थोड़ी रख सकते हैं। एम्प्लॉइज की सैलरी है, कोई साल साल भर से ज्यादा थोड़ी बाकी रखेंगे। बिजली का बिल है, तो मोस्टली ये क्या होते हैं? करंट लायबिलिटीज होते हैं। ओके, क्योंकि इनका विद इन 12 मंथ्स हमें पेमेंट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज दैट एक्सपेंस व्हिच हैज ड्यू बट नॉट येट पेड। क्या हो सकते हैं? अगर आपके यहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं और एम्प्लॉइज की सैलरी की डेट निकल चुकी है पेमेंट करने की, लेकिन आपने अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया, तो वो सैलरी क्या कहलाएगी? वो सैलरी बकाया सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? आपने ये प्रीमाइसेस रेंट पे ले रखा है अपने बिजनेस पर्पज से, है ना, और आप 25,000 रुपए महीने का या 20,000 रुपए महीने का कुछ भी मान लो किराया पे करते हो, इसकी किराया पेमेंट करने की डेट आ गई, पेमेंट नहीं किया, क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। नहीं किया का मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, हम करेंगे फ्यूचर में, इसीलिए तो लायबिलिटी है, फ्यूचर में करेंगे इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, और क्योंकि हमें फ्यूचर में इसको पे करना है, और जिस चीज को पे करना होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट है। क्लियर है? ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, सो दिस इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अभी आज हमने करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर देख लिया, बिल्स पेएबल देख लिया, उसके बाद क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, फिर ट्रेड पेएबल्स भी देख लिया। क्रेडिटर और बीपी दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा? हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब फटाफट से हम एक चीज और ले लेते हैं इसी के अंदर, करंट लायबिलिटी का नेक्स्ट एग्जांपल विच इज द अनअर्न्ड इनकम। क्या है? अनअर्न्ड इनकम। क्या होता है अनअर्न्ड इनकम? देखते हैं। अन एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली नजर आए। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, अनअर्न्ड इनकम। यू कैन सी हियर, अनअर्न्ड इनकम
क्या है अनअर्न्ड इनकम का एक और नेम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड इनकम को हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनअर्न्ड, देखो आप देखो इसको प्रॉपर स्पेलिंग देखो, अन अर्नड। अर्नड का मतलब क्या होता है? कमाया हुआ। और अनअर्न्ड का मतलब जो हमने कमाया नहीं है लेकिन हमें एडवांस में मिल गया। ऐसी इनकम जो हमने अभी तक अर्न नहीं करी है, हमारा कोई राइट नहीं बनता उसको रिसीव करने का, बट किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया, वो इनकम हमारी अनअर्न्ड इनकम होती है। तो अनअर्न्ड इनकम क्या है? बेसिकली अनअर्न्ड इनकम इज दैट इनकम, अनअर्न्ड इनकम इज दैट इनकम विच हैज नॉट येट अर्न, जो हमने अभी तक कमाई नहीं है बट रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में रिसीव हो गई। सो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि अनअर्न्ड इनकम is that income which has not yet earned, जो हमने अभी तक कमाई नहीं है बट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। इसीलिए ऐसी इनकम को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, सो अब क्लियर है आपको? तो क्या है अनअर्न्ड इनकम? सर अनअर्न्ड इनकम वो इनकम है जो अभी तक हमने कमाई नहीं है, विच हैज नॉट येट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन जो हमें एडवांस में रिसीव हो गई, बट रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज द अनअर्न्ड इनकम। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना ही ले लेते हैं। मोस्टली आप जहां भी कोचिंग करते हैं अपन लोग क्या करते हैं? हम एडवांस फीस पे करते हो आप लोग, तो हम आप लोगों से ट्यूशन फीस एडवांस ले लेते हैं। ठीक है, इसके एडवांस लेने के पीछे बहुत सारे रीजन आप लोगों को भी पता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं इमेच्योर नेचर के होते हैं, है ना, उनके लिए कंटेंट मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर नहीं करती। कितने बार फ्रेंड्स के चक्कर में मेरा दोस्त वहां जा रहा है इसलिए मैं भी वहां जाऊंगा, कुछ और है ना, इस तरह के फिल्मसी एक्सक्यूज जिसको अपन बोल सकते हैं, इस तरह के वो एक्सक्यूज दे देते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि यार हमने मेहनत भी करी और स्टूडेंट के साथ उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी स्टडी वाइज, बट फिर भी वो किसी और बहाने से कहीं और जगह चला गया और हमने फालतू मेहनत करी, तो हम फीस एडवांस ले लेते हैं। अब समझना, अब बताओ फीस एडवांस ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, तो क्या हमने कोर्स पूरा कंप्लीट करा दिया क्या? नहीं सर। तो जो फीस है आपकी, कोचिंग फीस जो है, ट्यूशन फीस जो है, वो हमारे लिए इनकम है या नहीं है? है, क्योंकि बीइंग टीचर हमें वो रिसीव होती है, हमारे लिए इनकम है। ठीक है, और ये फीस हमें कोर्स कंप्लीट कराने के बाद हमारा राइट बनता है भैया फीस दो, उसके बाद रिसीव हो रहा है, हम पहले ही रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो सर आपने जो फीस है वो पहले ही रिसीव कर ली, सो फीस रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। अब ये फीस हमारे लिए इनकम है तो आप इसको बोल सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। तो क्या है ये जो एडवांस में फीस रिसीव्ड हुई है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या कह सकते हैं अनअर्न्ड इनकम? क्या चीज है ये वो फीस है जो हमने अभी तक कमाई नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अभी तक कोर्स ही नहीं कराया, अभी तो पहले विद इन वीक ही हम स्टार्टिंग के अंदर ही 5-7 दिन के अंदर ही फीस ले लेते हैं पूरे कोर्स की, कोर्स जबकि कंप्लीट कराया ही नहीं है, अभी तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ टीचर्स का। ठीक है, तो फिर भी वो अगर एडवांस में फीस ले रहे हैं तो वो उनके लिए अनअर्न्ड इनकम है। क्यों? क्योंकि ऐसी इनकम उन्होंने कमाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क कंप्लीट नहीं किया अभी तक, फिर भी उन्होंने एडवांस में उसको रिसीव्ड कर लिया, तो वो उनके लिए अनअर्न्ड इनकम है। आ गया समझ में? तो अनअर्न्ड इनकम कौन सी इनकम है? वो इनकम जो हमने अभी तक अर्न नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमने कोई वर्क कंप्लीट नहीं किया उसके रिगार्डिंग, फिर भी हमने एडवांस में उसको रिसीव्ड कर लिया, तो वो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम। अब सर ये करंट लायबिलिटी कैसे है? ये करंट लायबिलिटी इसलिए है कि ऐसी इनकम जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं उसके अगेंस्ट में हमें दो चीजें करनी है। या तो उसके अगेंस्ट में हमें वर्क एग्जीक्यूट करना है, वर्क कंप्लीट करना है, और या फिर ये पैसा वापस लौटाना है ना। तो इसके अगेंस्ट में हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, एक ऑब्लिगेशन बनता है कि या तो हमें फ्यूचर में वर्क कंप्लीट करना है, नहीं तो ये पैसा वापस लौटाना है। और बीइंग ये पैसा हमें वापस लौटाना है अगर हम वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या हुआ? ये लायबिलिटी हुआ। जो पैसा हमें फ्यूचर में किसी को लौटाना है
पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो अनअर्न्ड इनकम क्या है? अनअर्न्ड इनकम इज दैट इनकम विच हैज नॉट येट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें एडवांस में ही रिसीव्ड हो चुकी है। ठीक है, जैसे टीचर्स ट्यूशन फीस जो एडवांस में ले लेते हैं वो उनके लिए अनअर्न्ड इनकम है। क्यों है अनअर्न्ड इनकम? क्योंकि उन्होंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फीस नहीं ली, पहले ही ले ली। तो अब क्या है, अब उनके लिए लायबिलिटी कैसे है? या तो उनको कोर्स कंप्लीट कराना है, जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं करा देते है तो आपकी जेब में, लेकिन आपने कमाई नहीं है, आपका अधिकार उस पर नहीं बनता, सिक्योरिटी पर्पज से आपने पहले ले लिया है ना। जिस दिन आप कोर्स कंप्लीट करा देंगे उस दिन ये आपकी इनकम बन जाएगी, उस दिन इस पे आपका हक बन जाएगा, राइट बन जाएगा। ओके, एक तो ये चीज। सेकंड, अगर कोर्स कंप्लीट नहीं कराते हैं या कोई रीजन रहता है ना, तो ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अनअर्न्ड इनकम इज द करंट लायबिलिटी, क्योंकि जल्दी ही हमें इसके अगेंस्ट में या तो सर्विस प्रोवाइड करनी है और ईदर वी हैव टू पे दिस, हमें इसको वापस लौटाना है। ओके, सो अनअर्न्ड इनकम ये है। क्लियर है? सो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम हो गया। अब हम चलते हैं इसके एक और एग्जांपल पे, विच इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस वाली क्लास को वाइंड अप करेंगे। ओके, वन सेकेंड। ऑलराइट, कमिंग टू द लास्ट एग्जांपल, बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट? In short, we can say it bank OD. What can we say this? Bank OD. OD means O oblique D means overdraft. Bank overdraft क्या है? This facility is availed in the current account. You know, every business has a business account in the bank that is known as current account. है ना? बिजनेस का बैंक में बिजनेस के नेम से एक अकाउंट होता है, आपको पता है, वो होता है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट जो होता है बैंक के अंदर बिजनेस का, उसमें ये फैसिलिटी मिलती है कि आप उसमें, ठीक है, आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। और वो जो आपने ज्यादा विड्रॉ किया डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा, जैसे 50,000 जमा है और आपने उसमें से 1 लाख रुपीज निकाल लिए, तो कितना ज्यादा निकाल लिए? 50 जमा थे, या मान लो ऐसे मान लो 50,000 डिपॉजिट है और आपने उसमें से 90 विड्रॉ कर लिए, तो कितने ज्यादा विड्रॉ किए आपने? 40,000। तो ये 40,000 आपने ओवर विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए? ओवर विड्रॉ। तो इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब ये 40,000 जो ज्यादा विड्रॉ कर लिए, ये हमें वापस बैंक को लौटाने हैं और विद इंटरेस्ट पे करना है उसको। ठीक है, ये 40,000 विद इंटरेस्ट हम फ्यूचर में बैंक को वापस पे कर देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको करंट अकाउंट में मोस्टली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, बैंक आपकी क्रेडिट जो है उसको असेस करता है और इफ यू फील सेटिस्फाई तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर देता है? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट में मिलती है, और इस फैसिलिटी का क्या फायदा है कि हम एक डिपॉजिट अमाउंट जो है हमारा उसके अंदर जमा अमाउंट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, तो उससे ज्यादा विड्रॉ हम कर सकते हैं, और वो जो जितना ज्यादा विड्रॉ हमने किया है उसी को हम बोल देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? और ये अमाउंट हमें वापस बैंक को पे भी करना होता है विद इंटरेस्ट। ऐसे तो सभी ज्यादा विड्रॉ करके घर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये अमाउंट वापस हमें बैंक को पे करना होता है। ठीक है, और वो भी इंटरेस्ट के साथ में, जब तक पे नहीं करेंगे तब तक उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैश क्रेडिट भी बोल देते हैं बहुत सी बार। तो ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या मतलब निकला? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये फैसिलिटी किस में मिलती है? करंट अकाउंट में मिलती है। क्या करना पड़ता है? इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, बैंक फिर अपने हिसाब से उसका इंस्पेक्शन करता है बिजनेस वगैरह का, है ना, और वो उसको जज करता है कि ये डिजर्व करता है क्या इतनी क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, इतने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में बैंक आपको एक लिमिट देता है कि आप इतने अमाउंट तक ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। बड़ा बिजनेस है, उसकी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो उसको ज्यादा लिमिट मिलती है। छोटा बिजनेस है, फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी कमजोर है, तो उसको कम लिमिट मिलती है। यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसके अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, लिमिट उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है, आ गया? तो सपोज मेरे बैंक में, जैसे सपोज मुझे जो फैसिलिटी मिली है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसके अकॉर्डिंग मैं 50,000 रुपीज का एक्सेस विड्रॉ कर सकता हूं। तो मेरी लिमिट कितनी है? मेरी लिमिट हो गई, लेट्स अज्यूम ₹50,000, यानी मैं मेरे जमा अमाउंट से 50,000 रुपए तक का अमाउंट ज्यादा विड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर है? अब लेट्स अज्यूम, है ना, कि बैंक में मेरे 10,000 रुपीज डिपॉजिट है आज की तारीख में। कितना डिपॉजिट है बैंक में? 10,000 डिपॉजिट है ना, और मैंने किसी को चेक दे दिया या मैंने पेमेंट कर दिया मान लो 60,000 रुपीज का।
मैंने कितना पेमेंट कर दिया उसको, 60,000 का। मेरे से कोई पैसे मांगता था, उसको 60,000 का पेमेंट कर दिया बैंक से। तो बताओ जमा कितना था, डिपॉजिट कितना था, 10,000। विड्रॉ कितना किया, 60,000। कितना ज्यादा विड्रॉ किया, 50,000। ये जो ज्यादा एक्सेस विड्रॉ कर लिया हमने डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा, कितना, 50,000, वो ही हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है एक्सेस ऑफ विड्रॉल, जितना ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, एक्सेस ऑफ विड्रॉल ओवर द डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम मेरा विड्रॉल है, मैंने टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ किया, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें न्यू एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने टोटल अमाउंट विड्रॉल किया है 1,50,000 रुपीज का। कितना, 1,50,000। जबकि मेरा डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है, जो मेरा डिपॉजिटेड है वो डिपॉजिटेड अमाउंट है मेरा 50,000, सॉरी 1 लाख ओनली। ओके, ध्यान से समझना। विड्रॉल कितना है, 1,50,000। डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो मैंने कितना एक्सेस विड्रॉल कर लिया बैंक से अपने करंट अकाउंट से, 1,50,000 टोटल विड्रॉ किया, जबकि डिपॉजिट कितना था मेरे बैंक में, बैलेंस कितना था, 1 लाख। कितना एक्सेस विड्रॉल कर लिया, तो 150, दोनों का डिफरेंस ले लो। विड्रॉल किया 150, डिपॉजिट है सिर्फ 1 लाख। ये विड्रॉल कितना ज्यादा हुआ, 50,000, और जो एक्सेस विड्रॉल है वो ही क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई बैंक ओवरड्राफ्ट की, एक्सेस ऑफ विड्रॉल, कितना विड्रॉल हमने ज्यादा करा है। डिपॉजिट 1 लाख था, इससे कितना ज्यादा विड्रॉल किया, 50,000 ज्यादा विड्रॉल कर लिया हमने। टोटल 1.5 लाख रुपए निकाले, जबकि जमा कितने हैं, 1 लाख। तो कितना एक्सेस विड्रॉल किया, 50,000। वो जो एक्सेस विड्रॉल है किससे, ओवर द डिपॉजिटेड अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा, इज नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक्सेस ऑफ विड्रॉल ओवर द डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सो क्लियर है आपको सारा कुछ, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।